गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। 11th के सेक्शन बहुत दिनों के बाद हो रही, लगभग फिर से 5-6 दिन के बाद हो रहे हैं। खैर कुछ मजबूरियां हो जाती है, तो आप लोग जितना समय बताया था कि केमिस्ट्री के क्या इम्पोर्टेंस है, 11th में देख रहा था कि केमिस्ट्री में क्या पढ़ूं, केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब मैंने देखा था। उसके बाद हम लोग उसका ये जो केमिस्ट्री है उसमें केमिस्ट्री में उसका क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि हम लोग कितने प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर देखे हुए थे फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन कर रहे थे, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो जो फिजिकल क्लासिफिकेशन जो थे हमारे पास था, मैटर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। याद रखेंगे, मैटर को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री में मैटर को ही पढ़ते हैं। और मैटर का कंपोजिशन क्या होगा, मैटर की प्रॉपर्टी क्या होगा, मैटर के स्ट्रक्चर क्या होगा, पदार्थ की स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना। मैटर मतलब पदार्थ, इसी के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो वहीं पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैटर जो है, मैटर को हम लोग कितने प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमारे पास में मिला था एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा था रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण जो था हमारे पास, फिजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैटर का जो हमारे पास मेजर स्टेट था वो 5 स्टेट में थे। कौन कौन था? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट जो कि 4th स्टेट था, और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। इसको हम लोग क्या किए थे, वहाँ पर डिस्कस कर चुके थे, है ना। तो इस पांचों में से जो हमारे पास मेजर स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, उस पर हम लोग से डिस्कस कर चुके थे। और आज जो हम लोग बच्चों यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो हमारी केमिस्ट्री के आधारभूत स्तंभ होंगे, वो कौन से होंगे हमारे पास? केमिकल क्लासिफिकेशन, जहाँ पर देखेंगे हम लोग मेटल के, जहाँ पर देखेंगे एटम क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, यहाँ पे मिक्सर के बारे में बात आएगी। तो आपके पास वहाँ लिखा होगा केमिकल क्लासिफिकेशन, आप जो पिछला वीडियो पढ़े होंगे उसमें लिखा होगा फिजिकल क्लासिफिकेशन। के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन के पास। और क्लासिफिकेशन आपके पास किया हुआ है, केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग 2 प्रकार से किए थे, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। और प्योर सब्सटेंस में जो आपके पास लिखा होगा, देखेंगे वहाँ पर लिखा होगा आपके पास एलिमेंट लिखा होगा, आपके पास एटम लिखा होगा, आपके पास कंपाउंड लिखा होगा, और फिर उसके नीचे लिखा होगा कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और अगर आप इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाओ, अशुद्ध पदार्थ में आ जाओ, जिसको आप मिक्सर बोले थे, मिश्रण बोले थे, वहाँ आपको 2 प्रकार के मिश्रण मिलेंगे। एक समांगी मिश्रण जिसको होमोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं, और एक विषमांगी मिश्रण जिसको विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर था, मैंने वहाँ कहा था कि होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में डिटेल्स में, बहुत ही अधिक डिटेल्स में पढ़ना हम लोग को 12 में जाकर, जिसको कि हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, विलियन के नाम से जानते हैं। और इस टॉपिक से जो सॉल्यूशन है, जो होमोजेनियस मिक्सचर है, आपको एग्जाम में 5 से लेकर 7 मार्क्स का क्वेश्चन करता है। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करें केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। और सारा आपके पास वर्गीकरण किया हुआ है। इसमें से इस केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या देखेंगे? प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ है बाबू, प्योर सब्सटेंस। सबसे पहले चलो एलिमेंट, सबसे पहले चलो मैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट इसको बोलेंगे हम लोग तत्व। क्वेश्चन कर दे ये तत्व क्या है, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो बाबू, ये हमारी पेन है। इस पेन में आपको एक ही आयरन का एक पार्ट पड़ा हुआ है, ये लोहा की पार्ट है ना। जैसे कि मैं अभी बस मान लूँ कि मेरा जो चौक है ये किसी धातु से बना हुआ, कोई लोहा का बना हुआ है, मैं मानता हूँ, बट ये है नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। अगर मैं इस चौक को छोटे छोटे सेगमेंट में कर दूँ, इतना छोटा छोटा सेगमेंट, इतना छोटा छोटा सेगमेंट कर दूँ, इतना छोटा तोड़ दूँ, तो उसे फिर से तोड़ना
मुश्किल हो जाएगा, है ना। सब छोटा सेगमेंट हो गया, ओके। तो और वो भी क्या, अगर ये लोहा का बना हुआ है तो जो जितने भी इसके छोटा छोटा सेगमेंट मिलेगा और छोटे छोटे लोहा का ही बना मिलेगा। देखना, मैं समझने की कोशिश करना, छोटा छोटा लोहा का ही बना मिलेगा, उसमें आपको कॉपर नहीं मिलेंगे, उसमें आपको एल्युमिनियम नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको लोहा ही मिलेंगे, है ना। अगर इसमें कॉपर मिला होता, इसमें एल्युमिनियम मिला होता, तब तो ये अशुद्ध पदार्थ हो जाती है। अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ किसको हम लोग कहते हैं, जब दो या दो सदी पदार्थ को मिला दो अशुद्ध पदार्थ कहलाएगी। तो हम लोग तत्व किसको बोलेंगे, इसका मतलब ये हो गया तत्व मीन्स एलिमेंट। वैसे हम लोग एलिमेंट वैसे केमिकल सब्सटेंस को बोलेंगे जो एक ही प्रकार के छोटे छोटे पार्टिकल से बना हो। वो छोटा पार्टिकल कौन होगा बाबू, आपके पास एटम का लगे, जो छोटा छोटा पार्टिकल है ना, इस छोटा छोटा पार्टिकल को हम लोग एटम बोलेंगे, है ना। एलिमेंट वैसे केमिकल सब्सटेंस को बोलेंगे तो एक ही प्रकार के छोटे छोटे परमाणु से मीन्स एटम से बने हो या तो फिर मॉलिक्यूल से बने हो, ओके। जैसे कि मैं कह दूं कोई बर्तन है, इस बर्तन में ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन तो ऐसे होती है, O2 है, और एटम का अगर समूह मिल गया तब तो ये फिर हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो चूंकि इसमें जो ऑक्सीजन रखा हुआ है, सारे के सारे आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ही पड़े हुए हैं, तो वो भी आपके पास क्या एलिमेंट है, प्योर स्टेट में है। तो एलिमेंट आपको हमेशा प्योर स्टेट में मिलेगा, और किससे बने होते हैं, छोटे छोटे परमाणु से बने होते हैं, या फिर क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल से बने थे, समान परमाणु या समान मॉलिक्यूल से जो बने होंगे ना, उसी को नाम देंगे हम लोग एलिमेंट। एक डिफाइन लिख दो, इट इज प्योर सब्सटेंस, इट इज प्योर सब्सटेंस and consist of one type, एक ही प्रकार का, one type of atoms or molecules, one type of एटम्स और मॉलिक्यूल, जो एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से बने होंगे उसको हम लोग नाम देंगे, वो क्या है बाबू, एलिमेंट है आपके पास। एलिमेंट को आप देख सकते हो, एटम को नहीं देख पाओगे। जैसे मैंने कहा ये जो आपके पास है ना, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में ना जाने कितने छोटे छोटे एटम से बना, हम लोग एटम को नहीं देख पाए। एटम तो माइक्रोस्कोपिक होता है, एलिमेंट को देख सकते हैं, एलिमेंट को लोग देख सकते हैं, बट एटम को नहीं देख पाएंगे। तो एलिमेंट हम लोग किसको बोलेंगे, इट इज़ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस है, क्यों सब्सटेंस, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से बने हैं या मॉलिक्यूल से बने हैं। तो आप इसे क्या करोगे, लिखा इट इज प्योर सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस है, एंड कंसिस्ट ऑफ, बने होते हैं, वन टाइप ऑफ एटम्स, एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं या फिर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। हिंदी वाले बच्चों लिख लोगे बाबू, या शुद्ध पदार्थ होती है, या शुद्ध पदार्थ, हिंदी वाले बाबू, या शुद्ध पदार्थ होती है जो एक ही प्रकार के परमाणु, जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से बनी होती हैं। ओके बाबू, इसी में दूसरा देखो हम लोग एटम, इसको आप परमाणु बोलते हो, एटम है परमाणु। जैसे मैंने कहा कि ये एक लोहे की छड़ थी, मैंने कहा ये लोहा का छड़ है, इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो, इतना छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दो कि उसको और हम लोग छोटा नहीं कर पाएंगे, है ना। ये जो लोहा का छड़ है बाबू, लोहा का छड़ है, इसे इतने छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दो कि उसको हम लोग फिर से नहीं तोड़ पाएंगे, है ना। लेकिन जो ये छोटा छोटा जो पार्ट, ये आपके पास जो लोहा था, ये एलिमेंट था, और जो आपने सब कुछ तोड़ दिया छोटे छोटे पार्ट में, और टूटने वाला जो पार्टिकल्स काला, वो क्या काला है, हमारे पास एटम है, और उन सब एटम को फिर से जोड़ दो, सारे एटम को फिर से जोड़ दो, आपको एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट का
जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो क्या कहलाते हैं, एटम कहलाता है। या फिर कह दूँ, चूँकि एलिमेंट जो बने होंगे वो एटम से ही मिलके बने होंगे, क्योंकि अगर इसको तोड़ने से एटम मिल रहा है और सभी एटम को अगर जोड़ दोगे तो आपको एलिमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं हम लोगों का बिल्डिंग ब्लॉक, हम लोग शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, हम लोग किस चीज़ से बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। उन सारे छोटे छोटे सेल्स को हटा दो, हमारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से इस एटम से जब बना होता है, एलिमेंट बना होगा, तो हम लोग कहेंगे कि एलिमेंट, एटम जो होता है वो एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, उसी से बना होता है। या फिर कहेंगे हम लोग एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा ना वो एटम कहलाता है। और यही एटम किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है। हालांकि ये कहना गलत है कि एटम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेगी, हम लोग बाद में जाकर देखेंगे। एटम भाग नहीं लेता, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। लेकिन हम लोग अभी यही मानेंगे कि यही एटम क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है। ओके, एटम किसको बोलेंगे बाबू, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब बनाने वाला है ना, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ये किसी एलिमेंट का क्या था, बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब उसी से बना होने वाला है ना। एंड इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल, और ये क्या करती है बाबू, रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती हैं। ओके, लिखेंगे यह तत्व का बिल्डिंग ब्लॉक कहने का मतलब हुआ जिस चीज़ से वो बना हुआ है। जैसे हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तत्व ये आपके सेल्स हैं। सेल्स को अगर हटा दो तो आपका स्थिति खत्म हो जाएगी। जैसे ये आपके पास, ये हमारे पास बहुत बड़ा कमरा है, उस कमरा को बनाने के लिए छोटा छोटा ईंट की आवश्यकता पड़ी है ना। अगर उस ईंट को हटा दो आपकी बिल्डिंग का स्थिति खत्म हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो कमरा है, इस कमरा का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो ब्रिक्स है, ईंट है ना। बिल्डिंग ब्लॉक करने का मतलब ये हुआ कि जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, उसी छोटी इकाई क्या कहते हैं बाबू, बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। या तत्व का बिल्डिंग ब्लॉक होती है जो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है ना। हालांकि मैं फिर से बोल दूं, ये कहना गलत है कि परमाणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है ना, ना 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 ना। किसी भी परमाणु का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वही भाग लेते हैं उसमें। अब उसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, उसी में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तब केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन परमाणु का ही, एटम का ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाग लेती है। तो फिर भी हम लोग अब यही कंसिडर करेंगे कि एटम ही किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या होती है, भाग लेती है। ओके बाबू, चलो नेक्स्ट। अब एलिमेंट की बात आ गई, तो आपको जब आवर्त सारणी पढ़ोगे तो आवर्त सारणी में आपको 3 प्रकार के एलिमेंट मिलेंगे। कोई धातु होगा जिसको मेटल बोलेंगे, कोई अधातु होगा जिसको कि हम लोग नॉन मेटल बोलेंगे, और कोई ऐसे भी तत्व मिलेंगे जो कि धातु और धातु दोनों प्रकार से काम करती है, जिसको हम लोग मेटलॉइड कहते हैं। वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कंपाउंड। कंपाउंड आपके पास लिखा होगा, कंपाउंड किसको बोलेंगे हम लोग, क्लस्टर ऑफ एटम्स आर कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड, जैसे कि आपको मैं ये बोल दूं CH4, ये कंपाउंड है। जैसे मैं बोल दूं सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। जैसे मैं बोल दूं कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि एटम का गुच्छा, एटम का समूह है। आप देख सकते हैं इसमें कितने एटम है, एक एटम कार्बन का है, एक 4 एटम किसका है बाबू, आपके पास हाइड्रोजन का है, एक एटम कैल्शियम का है, एक एटम कार्बन का, 3 एटम किसका, ऑक्सीजन का है। एक सारे कंपाउंड है, इसको आप यौगिक बोलते हो। और जब ये कई एटम मिल गया तो उसको लोग ग्रुप बोलेंगे,
और ग्रुप को इंग्लिश में क्लस्टर भी कहा जाता है ना, एग्रीगेशन भी हो गया यहाँ पे। अब ये बता दो मुझे, मेरे पास यहाँ पे कोई एक इस प्रकार से, एक प्रकार से कोई एटम है और दूसरा एक यहाँ पे एटम है, दोनों एटम एक दूसरे से क्या करना, यहाँ पे जुड़ना चाह रहा है। देख सकते हो ये जो एटम है, सारे जो एटम है, कई कितना एटम, इसमें सोडियम एटम है, क्लोरीन एटम है, इसमें कैल्शियम एटम है, कार्बन एटम, ऑक्सीजन एटम है। अब ये जो एटम है, ये सारे के सारे एटम एक जगह पे जुड़ा हुआ है। अगर ये आपस में जुड़ा हुआ है तो जरूर है इसके बीच कोई न कोई बॉन्ड बना होगा, कोई न कोई आबंध बना होगा, फेविकॉल से तो नहीं चिपका होगा है। या तो फिर हम लोग इसमें जो है कोई फेविकॉल से नहीं चिपकाया गया है, बल्कि इसमें जो कैल्शियम, जो जितने भी एटम्स है, उस एटम के बीच जरूर कोई न कोई आबंध का बना हुआ है, कोई बॉन्ड काम कर रहा है। जैसे कि मैं इसको इसके साथ चिपकाना चाहता हूँ तो एक ही उपाय है, या तो बांध दो या तो फिर इसको चिपका दो। तो बांध देंगे तब ये दोनों एक दूसरे के साथ रह जाएंगे, उसको नाम देंगे हम लोग बंधन या आबंध बोलेंगे, सब डिस्कस करेंगे हम लोग। तो कंपाउंड किसको बोलेंगे हम लोग, क्लस्टर ऑफ एटम को हम लोग क्या नाम देंगे, कंपाउंड बोलेंगे, जिसमें सभी एटम क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रासायनिक आबंध के द्वारा, केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। और ये क्या होते हैं बाबू, आपके पास प्योर सब्सटेंस होते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, तो बोल दो, इट इज क्लस्टर, क्लस्टर ऑफ एटम्स। एटम का क्या होता है, गुच्छा होता है, एंड एसोसिएटेड, किससे जुड़े होते हैं बाबू, एसोसिएटेड बाय केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। और ये क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ओके, लिखो बाबू, या मैं लिख देता हूं, या परमाणुओं का समूह, समूह होती है, समूह होती है जहां परमाणु रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। जुड़े होते, ओके बाबू। नेक्स्ट पॉइंट मैं इससे मैं लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा समझोगे, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एक बर्तन है, इस बर्तन में, बस मैं अभी कह दूँ, हालांकि ये सब नहीं पढ़ना है हम लोग को, राइस में रखा हुआ है, राइस चावल रखा हुआ है, कुछ भी नहीं मिला हुआ, तब तो शुद्ध पदार्थ है। मान लिया कि इसमें 500 ग्राम चावल पड़ा हुआ है, तब तो शुद्ध पदार्थ है। इसमें अगर ऊपर से मैं 10 ग्राम वीट को मिला दूं, गेहूं को मिला दूं, तब तो हमारे पास अब जो मिक्सचर बन गया, ये मिक्सचर बन गया, अशुद्ध पदार्थ बन गया। पहले शुद्ध पदार्थ था, उसमें आपने मिला दिया, तब तो ये अशुद्ध पदार्थ बन गए, जिसको आप लोग मिक्सचर बोलते हो, इम्प्योर सब्सटेंस बोलोगे, इम्प्योर सब्सटेंस बोलोगे, है ना। लेकिन देखो बाबू, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस शुद्ध पदार्थ होती है, और उस शुद्ध पदार्थ का मैंने अभी एक एग्जांपल ये भी दिया था। अब आपसे जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप इसे शुद्ध पदार्थ कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपने अभी जस्ट कहा शुद्ध पदार्थ तब नहीं कहेंगे जब उसमें कुछ भी नहीं मिला हो, अगर कुछ मिल गया तब तो अशुद्ध पदार्थ बन गई। अब कार्बन है, कार्बन से आप क्या किए, आपने उसमें हाइड्रोजन को मिला दिया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिला, तब तो अशुद्ध पदार्थ हो गई। लेकिन देखो, थोड़ा समझने की कोशिश करना, 500 ग्राम चावल थी, इस 500 ग्राम में 10 ग्राम मैंने गेहूं को मिला दिया, तो हमारे पास ये मिश्रण बन गई, अशुद्ध पदार्थ बन गई। अगर मैं 500 ग्राम चावल ले लूं, 500 ग्राम में पहले 10 ग्राम मिलाया था, अब 100 ग्राम मिला दूं तो भी अशुद्ध पदार्थ बनेगी ना। चल मैं अब क्या 500 ग्राम नहीं ले रहा हूं, मैं अगर 100 ग्राम चावल ले लूं और इस 100 ग्राम में अगर 2 ग्राम मैं गेहूं को मिला दूं तो भी अशुद्ध पदार्थ बनेगी। मतलब ये मैंने कहा
अशुद्ध पदार्थ में जो उसके कंपोनेंट होंगे, घटक होगा, उसका कोई डेफिनेट रेशियो नहीं हुआ करता। अनिश्चित अनुपात में किसी भी अनुपात मिला दो, एक पदार्थ है उसमें कुछ भी अनुपात, उसमें कुछ और मिला दो, किसी भी अनुपात मिला दो, 2 ग्राम, 4 ग्राम, 10 ग्राम, 12 ग्राम, जितना भी हो, तो बनाने से आपको अशुद्ध पदार्थ बनेगी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मीथेन है, इस मीथेन में कार्बन का 1 भाग पड़े हुए हैं और हाइड्रोजन का कितना है, 4 भाग पड़ा हुआ है। अगर इसी में कभी मीथेन में ऐसा होता है क्या, CH5 होता है क्या? नहीं होता, कभी नहीं होता। आप किसी भी अनिश्चित अनुपात में इनडेफिनेट रेशियो में नहीं मिला सकते। जब तक डेफिनेट रेशियो होगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। और अगर वो डेफिनेट रेशियो में मिला हुआ है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, वो प्योर सब्सटेंस है। जैसे आपको मैं कह दूँ H2O, वाटर में हाइड्रोजन 2:1 रेशियो में है, हाइड्रोजन का 2 भाग है, ऑक्सीजन का 1 भाग है। क्या कभी ऐसा भी होगा क्या वाटर में 3:1 में मिलेगा? नहीं, डेफिनेट रेशियो में मिलेगा। अगर 2 या 2 से अधिक यदि 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट को, घटक को अगर आप डेफिनेट रेशियो में मिलाते हो, डेफिनेट रेशियो में, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, वो प्योर सब्सटेंस बनेगा। जैसे आपके पास C12H22O11 शुगर है, ये आपके पास प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि ये तभी बनेगा जब कार्बन का 12 भाग मिलाओगे, हाइड्रोजन का 22 भाग मिलाओगे और ऑक्सीजन का 11 भाग मिलाओगे। इसमें अगर कहीं भी गड़बड़ हो गया तब हमारे पास शुगर नहीं रहेगा, है ना। तो मैं यहाँ एक पॉइंट और लिख दूँ क्या, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस होते हैं क्योंकि उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो डेफिनेट रेशियो में मिले होते हैं। बोल दो नेक्स्ट पॉइंट, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस। क्यों भाई? प्योर सब्सटेंस बिकॉज कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब जिस चीज से बना हुआ, वो कंपोनेंट जिस चीज से बना हुआ है ना। बिकॉज कंपोनेंट्स आर फाउंड इन डेफिनिट रेशियो, क्योंकि इसमें कंपाउंड किस रेशियो में मिलता है बाबू, डेफिनिट निश्चित अनुपात में मिलती है। लिख दो यौगिक, कंपाउंड मतलब यौगिक, शुद्ध पदार्थ होती है जिसमें घटक, घटक मतलब कंपोनेंट, घटक बोलो या अवयव बोलो, ओके, जिसमें घटक निश्चित अनुपात में, किसमें मिलेगा बाबू, निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, मिले होते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल में लिख दूं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का, जैसे एग्जांपल CH4 से मीथेन बोलते हो, मार्स गैस भी कहते हैं इसको हम लोग, ओके। जो आप गैस सिलेंडर जलाते हो, गैस सिलेंडर जो लाते हो, उसका जो मेजर जो पार्ट होता है वो कौन होता है, मीथेन। कैसे पहचानोगे? मीथेन जब भी जलता है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है, ब्लू लौ के साथ जलता है। जब आप गैस जलाते होंगे देखना ब्लू लौ निकलता है, उससे निकलता है ना, जो उसका आग जो जलता है वो ब्लू कलर का होता है। और ब्लू कलर कौन जलता है बाबू, मीथेन जलता है। जैसे कि गाय का उपला जलाते हैं, गोइठा हम लोग गाँव में कहते हैं, उपला, उपला जब जलाओगे देखना वो भी कभी कभी ब्लू कलर का निकलता है। क्यों? क्योंकि गोबर में मीथेन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता था गोबर गैस में। हालांकि धीरे धीरे ट्रेडिशनल हट गई है, लेकिन फिर भी हमको लगता है कि वो ट्रेडिशनल फिर से धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। चलो आओ, जैसे एग्जांपल मीथेन बहुत सारे मिलेंगे, जैसे C6H12O6 जिसको ग्लूकोज बोलते हो, या सिर्फ बाबू फ्रुक्टोज बोलेंगे, ओके। जैसे C12H22O11 शुगर जिसका रासायनिक नाम सुक्रोज है,
ओके, जैसे N2 नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास कंपाउंड हैं। और ये कंपाउंड जो है और लिखाऊंगा, है ना, जल्दी से नोट कर लेंगे बाबू, जल्दी से नोट कर लोगे। आ गया? और लिखूं? चल लिखता हूं मैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ओके, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सब एसिड है। इसमें एक दो एग्जांपल मैं और लिखता हूँ ऊपर पे, जैसे इसको तो सब जानते होंगे, इस कंपाउंड को तो सब जानते होंगे, COH, फॉर्मिक अम्ल है ये, फॉर्मिक अम्ल, इसको एसिड बोलते हैं हम लोग। जैसे कि मधुमक्खी काटता हो, जैसे कि बिच्छू काटता हो, है ना, इन सभी जो डस मारता है उसके डंस में यही एसिड पाता है। जैसे कि लाल चींटी है, जिसको हम लोग कुरकुट के नाम से जानते हैं, लाल जो एंड चींटी होते हैं, अगर वो चींटी काट ले आपको तो फुला देता है। क्यों? क्योंकि उस एसिड में उसके जो डंस होते हैं, डंस में ये क्या मिलता है, इस प्रकार की एसिड पाई जाती है। ये फॉर्मिक एसिड है, ये मीथेन है, ये है, सब देख लो बाबू। अब इन कंपाउंड में आप एक चीज़ देखे होंगे, जो ऊपर के ये सब कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड है ना, और ये सब कंपाउंड है, दोनों में अंतर दिख लिए होंगे, तो कंपाउंड तो दोनों है। लेकिन इस कंपाउंड में देखो कम से कम एक कार्बन तो जरूर है, कम से कम एक कार्बन। लेकिन सब कंपाउंड में कहीं कार्बन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो फिर से आपके पास कंपाउंड का दो वैरायटी हो गया, एक कार्बन वाला, एक कार्बन की कमी वाला। तो अगर कंपाउंड में कार्बन नज़र आए तो उसको हम लोग ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को होने के लिए उसमें कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम एक कार्बन होगा है। और जिसमें आपके पास कार्बन नज़र नहीं आएगा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। हालांकि कुछ अब एक्सेप्शन भी आएंगे, वो हम लोग डिस्कस जरूर करेंगे। तो कंपाउंड आपके पास कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। कैसा कंपाउंड बाबू? ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। कंपाउंड को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। और ये क्या बाबू? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। तो डिफाइन कर दूं, तो कंपाउंड दो प्रकार के हो गए आपके पास। कौन कौन हो गया? मैं इसे में लिखता हूँ, थोड़ी जगह की कमी है। ऐसे वहाँ लिखा हो आपके पास, जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे उस क्लासिफिकेशन में सब आपके पास किया हुआ है। तो कंपाउंड आपके पास दो प्रकार के मिलेंगे, दो प्रकार के मिलेंगे कंपाउंड। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, हिंदी लिखा होता अभी, कार्बनिक यौगिक। टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सब हम लोग डिस्कस करेंगे बाबू। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए उसमें कम से कम एक कार्बन जरूर होना चाहिए। टू बी ऑर्गेनिक कंपाउंड देयर शुड बी, देयर
शुड बी एटलीस्ट, कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 1 कार्बन एटम, कम से कम उसमें 1 कार्बन एटम होना चाहिए। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ऐसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे बॉन्ड के बारे में। आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध, उप सहसंयोजक आबंध पढ़े होंगे ना। जो सहसंयोजक आबंध होता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और उसी कोवैलेंट बॉन्ड से इसमें क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी एटम जुड़े होते हैं। ओके बाबू, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिखना चाहिए था हमको, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एटम्स आर, किस बॉन्ड से बाबू, एटम्स आर एसोसिएटेड कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड किस बॉन्ड से बंधे होते हैं बाबू, कोवैलेंट बॉन्ड से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखोगे, लिखोगे इसमें पहला पॉइंट ये लिखा हम लोगों ने, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा, इसमें आप लोग लिखा बाबू हिंदी वाले तेजी से, कार्बनिक यौगिक होने के लिए, इसमें कार्बनिक यौगिक होने के लिए, कार्बनिक यौगिक होने के लिए कम से कम एक कार्बन एटम, कम से कम एक कार्बन एटम होनी चाहिए, एक कार्बन एटम होनी चाहिए। इस बाबू सेकंड पॉइंट लिखोगे, कार्बनिक यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में कॉमा देना, परमाणु, कार्बनिक यौगिक में परमाणु सहसंयोजक आबंध के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। इसी में नेक्स्ट पॉइंट, जो कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका जो मुख्य स्रोत होते हैं जहाँ से मिलता है वो या तो प्लांट से मिलता है या तो एनिमल से मिलता है ना। जितने भी प्रोटीन खाते हो, जिसमें जितना कार्बोहाइड्रेट खाते हो, जितना लिपिड खाते हो, सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और सारे के सारे कहाँ से मिलता है, या तो एनिमल से मिलता है या तो प्लांट से मिलता है, मतलब लिविंग से मिलता है ना। द मेन सोर्स of organic compounds are plant and animal, प्लांट और क्या होते हैं बाबू, एनिमल होते हैं। ओके, लिखो बाबू हिंदी में, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत, कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत प्लांट, प्लांट मतलब पौधा, प्लांट या एनिमल होती है, प्लांट या एनिमल होती है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड, हिंदी लिख दिए थे मैं, हिंदी मैंने लिख दिया था, और कार्बनिक यौगिक, कार्बन नहीं मिलेंगे। और इसका मुख्य स्रोत कहाँ होते हैं, हमारे मिनरल के रूप में जमीन से मिलती है हमारे पास। इसीलिए जैसे कि एसिड वगैरह हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, नाइट्रिक एसिड हुआ, इसको हम लोग मिनरल एसिड भी कहते हैं। जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है
इसमें किस प्रकार का आबंध मिलेगा आपको? आयनिक बॉन्ड मिलेंगे, जनरली आयनिक बॉन्ड मिलते हैं, है ना। लैकिंग ऑफ कार्बन एटम नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शन आते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसमें कार्बन है फिर भी क्या होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। लैकिंग ऑफ कार्बन एटम एंड एटम्स आर एसोसिएटेड बाय कौन सा बॉन्ड बाबू? आयनिक बॉन्ड। हम लोग सारे को पढ़ेंगे, अभी हम लोग इंट्रोडक्शन मार रहे हैं सिर्फ, लेकिन लैकिंग ऑफ कार्बन मतलब कार्बन बॉन्ड की उसमें कार्बन एटम उसमें नहीं मिलेगा, है ना। कार्बन एटम नहीं पाई जाती है तथा एटम किस प्रकार से बॉन्ड से बाबू? आयनिक आबंध, थोड़ा बहुत आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, तथा एटम आयनिक, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आयनिक आबंध से जुड़े होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो हम लोग प्योर सब्सटेंस था, उस प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफिकेशन में कर लिए हैं। अब इसमें कौन बचा हुआ हमारे पास? इम्प्योर सब्सटेंस। हालांकि इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिटेल्स जरूर देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे बाबू डिटेल्स? वो आपके पास जाके 12 में देखना है। 12 में कहाँ देखना है? सॉल्यूशन में देखना है। तो हमारे पास जो मेजर पार्ट था हमारे पास, सर ये जो इसका क्लासिफिकेशन का जो मेन भाग था हमारे पास, वो केमिकल ये प्योर सब्सटेंस का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। और आप क्या करोगे बाबू? इसे देखने की आदत डालो। हालांकि अभी हम लोग कुछ भी नहीं इसमें पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, आपको जानकारी दी जा रही है। देखो इस प्रकार के लोग होते हैं इसमें से, है ना। कौन कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। जैसे कि अब बॉन्ड की बात आ गई, बॉन्ड तो भी मैंने नहीं बताया हूँ, बॉन्ड आप कुछ ना कुछ 10th में पढ़े होंगे, डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर स्टडी जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत दूर तक हम लोग को भी चलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो अब जो हमारे पास इसकी अगला जो होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसमें लॉग भी देख लेंगे, क्योंकि लॉग आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूजफुल होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन करना पड़ता है लॉग का। तो फिर जो इसके पास अगला जो भाग है हमारे पास, उसको मैं आपके पास फिर से लेकर उपस्थित होता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आर के सन की तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।